सर, जो अमित शाह साहब का ये स्टेटमेंट है, टीएमसी के गुंडे, क्या टीएमसी के वोटर्स जो हैं वो गुंडे होते हैं? बंगाल के लोग जो टीएमसी को वोट करते हैं, क्या वो गुंडे हैं? पहला सवाल तो ये। दूसरा, अमित शाह साहब देश के गृह मंत्री हैं और वो जो कुछ कह रहे हैं, अगर इस देश में गुंडागर्दी इस तरीके से होती रही है तो अमित शाह का गृह मंत्री बने रहना कितना जायज है? कितने लायक है अमित शाह गृह मंत्री बनने के? क्या ये सवाल नहीं खड़ा होता? क्या कह रहा है सर? सर, गोरख पांडे की एक कविता की लाइन याद आ रही है। वो गीत है कि जनता के आवे पलटनिया, हिलेला झकझोर दुनिया। बंगाल ने कुछ ऐसा ही दृश्य देखा कि एक तरफ पारा मिलिट्री फोर्सेस की 2400 कंपनियों को लाने का ऐलान किया। चप्पे चप्पे पर सेंट्रल फोर्सेस की धमक दिखाई दे रही थी। टीएमसी कार्यकर्ताओं को, सामान्य वोटरों को झापड़ मारते हुए उनके वीडियो जारी हो रहे थे और दूसरी तरफ मतदाताओं की लाइन थी कि टूट ही नहीं रही थी। पोलिंग शुरू होने के 1.5 घंटे पहले से लोग लाइन खड़े आ गए और पोलिंग खत्म होने के टाइम के 1-1.5 घंटे बाद तक पोलिंग स्टेशन पे अपने वोट के अधिकार को इस्तेमाल करते रहे। कोई विश्वास करेगा कि 96%, 95%, 94% पश्चिम दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद और मालदा के कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट पड़े हैं? कोई यकीन करेगा कि इसने जो भय का वातावरण अमित शाह ने जाकर बनाया, प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया कि हिंसक गुंडों की फौज लेकर ममता दीदी बंगाल के चुनाव को रक्त रंजित बनाने जा रही है और इसको साफ सुथरा करने, फेयर करने के लिए हमने एक संविधान की शपथ लेकर बंगाल में आए। जिस तरह से धमकी भरा, आपका झाल मुड़ी चला नहीं, आपका मछली भी चला नहीं। अब आप गंगा जी में मछली मारने उतर गए हैं। मोदी जी अपने को वास्को डिगामा और कोलंबस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक नया संधान कर रहा हूं, एक नए बंगाल की खोज कर रहा हूं। अरे ये लालन फकीर और चैतन्य महाप्रभु का की धरती है। इसमें तो बाद में रामकृष्ण परमहंस और रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद आए। इसको सींचा है भक्ति काल के सूफी संतों और कवियों ने। इसमें तुम झाल मुड़ी और माछ भात के जरिए जो है बंगाल का मजाक नहीं उड़ा रहे हो तो क्या कर रहे हो? और बंगाल का यह प्रचंड जनादेश है। यह प्रचंड जनादेश बता रहा है कि सारे मिथकों को तोड़ दिया, सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया और सारे कलाबाजियों को धरती पर ला दिया। तृणमूल कांग्रेस ने नहीं, बंगाल की जनता ने। जिस तरह से ममता बनर्जी के बहाने इन्होंने बंगाल की अस्मिता पर चोट पहुंचाई, पिछले चुनाव में भी जैसे दीदी और दीदी का एक लफंगई वाले शब्दों का इस्तेमाल किया और इस बार भी अमित शाह ने धमकी दिया। ममता जी को जो धमकी दिया वो ममता जी को व्यक्तिगत धमकी के तौर पर बंगाल की जनता ने नहीं लिया, वो पूरे बंगाल के स्वाभिमान को चुनौती देने वाली बात कही और उसका करारा जवाब पहले फेज में मिला। एक भी बूथ कैप्चरिंग की घटना नहीं हुई, एक भी ईवीएम तोड़ने की घटना नहीं हुई, एक भी मतदान स्थल पे किसी भी प्रकार का दो एक छिट, जैसे कुमारगंज में शुभेंदु सरकार साहब को तृणमूल कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा था कि अर्ध सत्य है। इसके पहले इन्होंने पोलिंग बूथ पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा ही नहीं, उसको घसीट रहे थे सड़क पे और उसके आक्रोश में पब्लिक ने यह किया है और सारी पब्लिक निहत्थी थी, झापड़ से मार रही थी। वह भीड़ का स्वाभाविक आक्रोश था जो उनके इस, आप हरियाणा के चुनाव को देख लीजिए। हरियाणा के चुनाव में फर्स्ट फेज में चुनाव के पहले जब 7-8 विधायक गांव में पीटे गए किसानों के द्वारा, तो उसके बाद भाजपा के कोई भी विधायक ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार करने नहीं गया। ये तो जनाक्रोश रहेगा ही। आप बंगाल को गाली देंगे और बंगाल की जनता ऐसे चुप बैठेगी और आपका वो पूरा बिहारी और उत्तर प्रदेश वाला भी पॉलिटिक्स खत्म हो गया। सबने मिलकर बंगाल में एक मजबूत विकल्प बनाया, लेकिन यह सवाल उठेगा कि क्या इस देश को सैनिक शासन की तरफ आप ले जा रहे हैं?
आप 2400 कंपनियों को, 2400 कंपनी मतलब अब अलग अलग नंबर है, लेकिन वो 50 से लेकर 250 तक की संख्या विभिन्न पारामिलिट्री और मिलिट्री में उसकी गिनती, और कहां से ले गए। पहलगाम का अभी 1 साल हुआ है, और ऐसे जब समय में जब सिक्योरिटी की सेंसिटिविटी क्लाइमेक्स पे रहती है, जब कश्मीर के चप्पे चप्पे पर आपको सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए, तब आप कश्मीर से गाड़ियां चलवा दिए बंगाल के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की। आप मणिपुर हिंसा के आगोश में बैठा हुआ है, मणिपुर में हत्या और हत्या के बदले में हत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है। मणिपुर में निर्वाचित लोगों की जान और माल का खतरा है, और मणिपुर से आप जो है सेंट्रल फोर्सेस लेकर बंगाल की तरफ कूच करा दिया। आपने नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस को, जहां पर म्यांमार का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां पर जहां पर इतने संवेदनशील जगह है, वहां से आपने जो है बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों को गाड़ियों में बैठा के बंगाल रवाना करा दिया, और उनको कब तक रहना, जब तक कि पोलिंग का सारा का काउंटिंग सब पूरी न होगी, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, बहुत सारी कंपनियों को तब तक रोका जाएगा। तो आखिर ये कौन सी बात है। आपने सुना है कभी कि किसी देश में 483 सिविल सर्वेंट का ट्रांसफर होता है? एक छोटे से राज्य में 483 सिविल सर्वेंट, पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी आपने चेंज कर दिया। आपने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हटा दिए, आप वहां का होम सेक्रेटरी हटा दिया, चीफ सेक्रेटरी हटा दिया, प्रमुख सचिव पद के सारे अधिकारियों को आपने कुर्सी से उतार दिया। उसके अलावा पुलिस इंस्पेक्टर, यहां तक कि मतदान अधिकारियों तक को आपने ट्रांसफर किया। आपने उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अफसर, जो अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए जाना जाता, उसको किस तरह अपमानित किया, उसको कैसे कहा आपने कि आप तुम आईएएस लायक नहीं हो, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो, यहाँ पे वापस जाओ, क्योंकि आपने समझ लिया था कि आदमी हमारे कहे में नहीं जाएगा। इसका रेपुटेशन उस तरह से नहीं है कि जहां कहेंगे जो कहेंगे गोली चलाओ और गिरफ्तारी करो और लाइट बुझाओ और ईपीएम हिलाओ। वो करने वाले अधिकारी नहीं थे, उत्तर प्रदेश से गए थे। तो विजिबली हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पूरा ठाने हुए थे, उससे करारा जवाब हमको उत्तर प्रदेश के अपने नेताओं को एक बार सीखना चाहिए कि बंगाल में दुर्भाग्य से हमारा वामपंथ वहां नहीं है। 23 साल शासन करने के बाद वो एकदम बैक बेंच पे आ गया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने सांप्रदायिक शक्तियों का जिस तरह से मुकाबला किया और जिस तरह से बंगाल की जनता ने जवाब दिया, ये ऐसे लग रहा है कि ये नवजागरण की धरती है। बंगाल नए विचारों के उन्मेष की धरती है, बंगाल क्रांति की धरती है, और इसलिए इस तरह के सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों को जवाब देने के लिए तृणमूल कांग्रेस के जरिए बंगाल ने अपने स्वाभिमान का एक प्रदर्शन किया। नहीं तो जिस तरह से निचले स्तर पर इन्होंने अधिकारियों को हटाया, बैठाया, उठाया, गिराया, और जिस तरह से ऊपरी स्तर के सारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स को इन्होंने अपमानित करके निकाला, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मजाक उड़ाया। आज भी 27 लाख या कितने वोटर की अभी गिनती नहीं हुई है। आप 900 जज लिए हुए हैं, 35 दिन का समय लिए हैं, लेकिन बंगाल के अभी भी 27 लाख वोटर दोराहे पर आपने खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस देश के जमहूरियत का मजाक उड़ाया। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों लोकतंत्र का इतना बड़ा क्षरण और हनन कभी नहीं हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सर्वोच्च पद पर मोदी जी का प्यादा बैठा हुआ है, जो चाह रहा था कि बंगाल को तहस नहस कर दो, बंगाल को इस हालत में कर दो कि तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टी, सबको वहां से नेस्त नाबूद कर दो, उनका वजूद मिटा दो। लेकिन उल्टा यह हुआ कि इस चुनाव के नतीजे के बाद जो अगला बुधवार को सेकेंड फेज होगा, फिर काउंटिंग होगी। आप सोचिए कि कितना भारी क्रांति हुई है कि 2021 में 82% वोट पड़ा, इस बार 10% ज्यादा पड़ा। आप 70-75 लाख 1 करोड़ काटने के बाद भी 10% ज्यादा वोट पड़ रहा है। बात आप 82 से 92 हुआ। वही तमिलनाडु में 72% 2021 में पड़ा था, इस बार वहां पे जाके पड़ा 85% वोट। इसका मतलब है कि जनचेतना ने बगावत कर दिया। इसका मतलब है कि आम जनता जो है वो सड़क पे आ गई,
आपको पता ही होगा, सबको पता होगा कि कैसे लोग जनरल डिब्बों में बैठकर, क्योंकि लोगों को लग रहा था, और ये ममता दीदी ने संदेश भी दिया था और सारी पार्टियों ने कहा था कि अगर वोट के अधिकार से आपने खुद को वंचित कर लिया, अगर मताधिकार को प्रयोग नहीं किया, तो नेशनल जो रजिस्टर होगा इनका एनआरसी वाला, उसके बाद आपके बहुत सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। और ये जो चेतना है, ये जो राजनीतिक समझ है, उसके चलते बंगाल का जितना भी मतदाता देश के बंगाल के बाहर था, बहुत कष्ट उठाकर, और कुछ लोग बहुत पैसा खर्च करके, कुछ लोग कर्ज लेकर, इलाहाबाद में जितने भी हमने देखा, बंगाल के लोग कबाड़ी का काम करते हैं और सारे काम करते हैं, 5-6 दिन से कोई नहीं सड़क पे दिख रहा है, सारे लोग गए हैं। और इनसे मैं बात करता था, कहे कि दीदी के लिए जा रहे हैं, दीदी के लिए जा रहे हैं, यह स्थिति है।